परिवार की भूमिका, तो देखिए परिवार की भूमिका है तो सब 150 शब्द में आता है, तो सबसे पहले एक भूमिका लिखा करिएगा। फिर इसके बाद जो है परिवार के योगदान का स्वरूप, परिवार के योगदान का स्वरूप, फिर इसके बाद इसका मूल्यांकन, ऐसे लिखना है। देखिए परिवार जो है एक प्राथमिक इकाई कह सकते हैं समाज का, एक सामाजिक समूह है जिसमें माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, ये सब लोग जो है रक्त संबंध के आधार पर संगठित रूप से रहते हैं। रक्त संबंध के आधार पर जो है हम लोग का एक प्रकार से कह सकते हैं कि संवेगात्मक संबंध जो है बधा रहता है, और उसी संवेगात्मक जो संबंध है वो सामाजिक इकाई के रूप में कार्य करता है। और मूल्य शिक्षा, जो मानवीय मूल्य का जो विकास शुरू होता है वो परिवार से ही शुरू होता है। इसीलिए परिवार को प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है। परिवार के सदस्यों का जो आदत है, परिवार के सदस्यों का जो कार्य है, जो व्यवहार है, इन सब चीज़ों का जो है वह बालकों के या अन्य व्यक्तियों के जो है ऊपर जो है सीधे प्रभाव पड़ता है। इसीलिए परिवार की भूमिका को जो है मानवीय मूल्यों के विकास में महत्व दिया जाता है। देखिए भाई जैसा आप बोलेंगे परिवार में बच्चा भी तो ऐसे ही बोलता है। हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसा बोलेगा वैसे ही देखिए छोटा छोटा बच्चा लोग बोलते हैं। हम लोग पूछते कहाँ से सीखे, अरे तो आप ही तो सिखाए थे प्रभु, उसमें कौन सी बात है। लिखिए दो लाइन भूमिका। परिवार ऐसा सामाजिक समूह है, परिवार ऐसा सामाजिक समूह है जहां सभी लोग रक्त संबंध के आधार पर, जहां सभी लोग रक्त संबंध के आधार पर, परिवार ऐसा सामाजिक समूह है जहां लोग रक्त संबंध के आधार पर संगठित रूप से रहते हैं। रक्त संबंध के आधार पर संगठित रूप से रहते हैं। संवेगात्मक संबंध, संवेगात्मक बंधन से बंधे रहते हैं। संवेगात्मक बंधन से बंधे रहते हैं। वही सिंपैथी है, संवेगात्मक संबंध, भावनात्मक संबंध, संवेगात्मक संबंध से बंधे रहते हैं। मानवीय मूल्य का प्रारंभ परिवार से होता है। यह प्राथमिक पाठशाला है। अतः परिवार के सदस्यों की आदतों, कार्यों, व्यवहारों आदि का सीधा प्रभाव पड़ता है। अब जो अपना देखे सुने हैं बस उसको लिख देना है। योगदान का क्या स्वरूप है, कैसे मूल्य का विकास होता है। अब जैसे मान लीजिए कहानी है तो मैं कहानी तो सुनाने को 1.5 महीने में सुना दूं, 1 महीने में सुना दूंगा, लेकिन आपने कभी सोचा ये हम कहानी सुना के छोड़ देंगे, आप घर पे जाके कैसे नोट्स बना पाएंगे। और आप सोचेंगे घर पे जाके हम नोट्स बना लेंगे, नहीं बनेगा आपसे, हमारा अनुभव है। यहाँ पर दबाव है ना, जैसे हमको भी दबाव रहता है कि नहीं 10 बजे से क्लास शुरू हो जाए, 10 बजे से 12 बजे तक क्लास चलिए। आपको भी पता है 10-5 मिनट टलते हुए आएंगे ही, मानेंगे नहीं, लिखवाएंगे ही, उसी बहाने सब बन जाता है नोट्स। घर पे जाके मान लीजिए 4 किताब खोल के बैठ जाते हैं, मेज पर 10 किताब फैला लिए बैठ गए, कितना नोट्स बनता है, नहीं हो पाता है। मानवीय प्रकृति है ना, पता है 4 लाइन यहाँ पढ़े, 4 लाइन वहाँ पढ़े। अब इससे मान लीजिए यहाँ पर भी है मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका, पेज नंबर 45 वहीं पर लिख दीजिए, 3-4 में लिखवा दूंगा और जोड़ लीजिएगा। पहला बात समझिए, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि परिवार का जो भौतिक वातावरण है
वो संतुलित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चा लोग की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो, जो लोग भी परिवार में हैं सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो, जो लोग हैं वो लोग मान लीजिए संतुष्ट रहें, तो ऐसी स्थिति में उनमें उचित मूल्य का विकास होता है। और साथ ही जो है वह जो पर्यावरण है, जो आस पड़ोस है, उसकी भी सामाजिक स्थिति ठीक होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा हमेशा परिवार के भीतर ही थोड़े न रहता है, आसपास भी तो जाएगा, तो जैसा देखेगा वैसा सीखेगा। नंबर 1, परिवार का भौतिक वातावरण ठीक होने से, भौतिक वातावरण ठीक हो जिससे मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो सके, भौतिक वातावरण ठीक हो जिससे मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो। क्योंकि संतुष्ट होने पर ही उचित मूल्य का विकास होता है। साथ ही परिवार एवं पड़ोस की सामाजिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए। परिवार एवं पड़ोस की सामाजिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। कुछ भी लिखिए, सब ठीक है। भाई परिवार की जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति का मतलब मान लीजिए सब लोग देखिए अच्छा से बातचीत करते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति है, हम अपने पिताजी का पैर छू रहे हैं तो हमारा बच्चा भी हमारा पैर छू लेगा। तो इस तरह से वो तो मनोभावना है ना, जैसा आप बोलेंगे वैसे, जैसे मान लीजिए जिस हिसाब से बोलेंगे उस हिसाब से बच्चा बोलेगा। जो अभी बता रहा था, वो तो जैसा देखेगा वैसा ही समझेगा। इसी प्रकार देखिए, जैसे मान लीजिए जो बड़े लोग हैं परिवार में, माता पिता संरक्षक जो वर्ग है, उसका व्यवहार जो है संतुलित और निष्पक्ष होना चाहिए। जो भी लोग हैं सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। न तो बहुत ज़्यादा जो है परिवार में सदस्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और न ही किसी सदस्य को बहुत उपेक्षा से देखा जाना चाहिए। बहुत जैसे मान लीजिए किसी के 4 बच्चे हैं, किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और किसी बच्चे को जो है महीने दिन तक उससे पूछताछ नहीं करेंगे, तो इससे जो है वो देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है वह स्वस्थ वातावरण का विकास नहीं होगा। नंबर 2, संरक्षक का व्यवहार संतुलित और निष्पक्ष होना चाहिए। संरक्षक का व्यवहार संतुलित एवं निष्पक्ष होना चाहिए। अर्थात सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। न तो किसी पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और न ही उपेक्षा का दृष्टिकोण रखा जाए, और न ही उपेक्षा का दृष्टिकोण रखा जाए। तीसरा बात देखिए, जो परिवार का अनुशासन है, अनुशासन सामान्य और नियंत्रित होना चाहिए। अनुशासन सामान्य और नियंत्रित का मतलब यह है कि बहुत कठोर अनुशासन करेंगे तो उससे बच्चों में कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं होता। देखते तो मान लीजिए कोई पुलिस में कोई व्यक्ति है, सेना में कोई व्यक्ति है, घर आएगा तो एकदम जो है कठोर व्यवहार शुरू कर देगा, तो उससे जो परिवार के लोग हैं उन बच्चों में भय का वातावरण उत्पन्न होता है, निराशा आती है, कुंठा आता है, क्योंकि ज़्यादा वो तानाशाही करते हैं। एकदम मान लीजिए भाई
कोई सेना में है, कोई पुलिस में है, कोई प्रशासन में। देखिए 5 बजे भोर, मान लीजिए हम 5 बजे भोर में उठ जाते हैं, अपना योगा वोगा करते हैं, अपना चाय बनाते हैं, घर में किसी से लेना देना नहीं। हमारा एक चाबी रहता है, बाहर से बंद करके फिर मैं ऊपर अपने चला जाऊंगा, योगा वोगा करके आऊँगा, पार्क जाऊँगा, टहलूंगा, चाय बनाऊँगा, बाकी घर में लोग सो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात है, मुझे कोई परेशानी नहीं। हमारी ये छुट्टी है सब लोगों का तो कोई बात है, 7 बजे तक सोइए, 8 बजे तक सोइए, बस सबको पता है कि 9 बजे तक खाना बनाकर टिफिन पूरा पैक हो जाना चाहिए। बस 8 बजे सो के उठिए, चाहे 7:30 बजे उठिए, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। तो मान लीजिए बहुत कठोर व्यवहार करूंगा कि मैं 5 बजे उठ गया, सब बच्चों को उठा दूँ, चलो उठो, चलो मेरे साथ पार्क टहल लें। बच्चा नींद में ऐसे पार्क में जा रहा है, क्यों सता रहे हैं? मतलब बच्चा आपका हो गया तो इसका मतलब कोई गुनाह हो गया है। तो मान लीजिए ये ऐसे समझिए कि बहुत कठोर अनुशासन से भी समस्या, अब बहुत ढीला ढाला अनुशासन भी जो है अनुचित क्रियाओं की ओर ले जाता है। लिख दीजिए, परिवार का अनुशासन सामान्य और नियंत्रित होना चाहिए, सामान्य और नियंत्रित होना चाहिए। क्योंकि कठोर अनुशासन से भय, कुंठा और निराशा आती है। कठोर अनुशासन से भय, कुंठा और निराशा आती है, जबकि ज़्यादा ढीला अनुशासन से अनुचित क्रियाओं की ओर लोग जाते हैं, अनुचित क्रियाओं की ओर लोग जाते हैं। अनुचित क्रियाओं की ओर लोग जाते हैं। इसी तरह संरक्षक आब्लिक बड़े लोग कार्य आब्लिक व्यवहार में मानवीय मूल्य का प्रयोग करें, कार्य आब्लिक व्यवहार में मानवीय मूल्य का प्रयोग करें, कार्य आब्लिक व्यवहार में मानवीय मूल्य का प्रयोग करें। मतलब मान लीजिए कोई घर का व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई घंटी बजाया, देखिए कितने लोग हैं, मान लीजिए कोई बच्चा फोन उठा लिया, बताया पापा इनका फोन है, बोल दो घर में नहीं है। अरे क्यों ये सब कर रहे हैं? कोई घंटी बजाया, बोल दो घर में नहीं है। अरे क्या हुआ? मान लीजिए हमारे कोई आ ही जाता है, आ गया, मान लीजिए बच्चा बोला कि फला अंकल आए हैं, कोई बात नहीं आ रहा हूँ, भाई क्लास आना है तो बोल देता हूँ भाई साहब क्षमा करिए अभी हमारी क्लास है, मैं शाम को आपके घर आऊँगा, काम करता हूँ। कौन सा ऐसा आफत हो गया, किसी का फ़ोन ही आ गया, मान लीजिए फ़ोन करके बोल तो देता हूँ, लिख के भेज देता हूँ, अभी फ़ोन करूँगा बाद में। उसमें कोई बुरा मानने की जरूरत थोड़ी ना है, हो सकता है किसी काम से कोई आप बिजी हो, चाहे भाई आप भी तो लिख के भेज देते हैं, हाँ सर अभी फ़ोन करता हूँ, कोई बात नहीं, उसमें कुछ नहीं। तो इस तरह का जो है, मान लीजिए ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना से यदि आप परिवार में कार्य करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो वैसा ही व्यक्ति सीखेगा। जो आप कर रहे हैं वही उसको सिखा रहे हैं, वो भी बाद में झूठ फरेब सब बोलना शुरू कर देगा। अगला पॉइंट समझिए, जो पुराने मूल्य हैं, अब जैसा सोचिएगा ये एग्जाम में आएगा, इसको छोड़ के आएंगे तो कितना कष्ट होगा। यदि कॉपी में लिखे रहेंगे तो लिखा जाएगा, बेसिक बात जान लीजिए। यदि आप नहीं भी रिवीजन करेंगे तब भी ये प्रश्न छोड़ के आप नहीं आएंगे कभी भी, इतने पढ़ने का फायदा होता है। इसको छोड़ के चले आए, बताइए कि पढ़ा नहीं था, इसमें कौन सा पढ़ना था जी, तो वैसे ही लिख देते अपने मन से। जैसे मान लीजिए जो हमारे प्राचीन मूल्य हैं और जो नवीन मूल्य हैं, तो जो प्राचीन मूल्य हैं उसमें भी अच्छाइयाँ हैं, जो नए मूल्य हैं उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं। तो ऐसे दिशा में दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। और अभी जैसे मैं बताया कि कथनी करने में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब भाई प्राचीन मूल्य का मतलब जैसे गांव पर पूजा पाठ होता है, सबके गांव पर पूजा पाठ होता है, सती मैया से लगाए कौन कौन सब पूजा पाठ होता है ना सबके यहाँ। तो व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए कि अरे छोड़ो ये सब नहीं। मान लीजिए दीपावली है, दशहरा है, चाहे भाई देखिए गांव पर लोग जाते हैं, 10-5 दिन रहते हैं, 2-4 दिन रहते हैं, उससे क्या है कि बच्चे गांव को देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, आपकी जमीर को समझते हैं कि कहाँ से आप गए हैं। तो प्राचीन और नवीन मूल्यों में सामंजस्य होना चाहिए। लिखिए, पुरातन एवं नए मूल्यों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए।
पुरातन एवं नए मूल्यों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए, सामंजस्य स्थापित किया जाए। साथ ही कथनी और करनी में अंतर न हो, कथनी और करनी में अंतर न हो, क्योंकि इससे परिवार के, सीधा से लिखिए, इससे बालकों के मस्तिष्क में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है, बालकों के मस्तिष्क में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है। बालकों में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भाई हमेशा आप ही मान लीजिए कभी झूठ फरेब इधर उधर कर रहे हैं तो दूसरे को क्या सिखाएंगे। इसी तरह देखिए, जो बच्चे हैं, भाई हमें कहते हैं कोई जन्म लेता है कोई जाता है, यही तो समाज का नियम है कि कोई जा रहा है कोई जन्म ले रहा है, ये तो आना जाना लगा ही रहेगा समाज में। तो जो भी माता पिता हैं, परिवार में बड़े लोग हैं, तो जो बालक हैं, अन्य लोग हैं, उनको स्वचिंतन के रूप में जो है उनको धीरे धीरे स्वचिंतन के मूल्य पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। उनमें इतना समझ बनाया जाना चाहिए जिससे वो समझ सके कि क्या उचित है क्या अनुचित है। क्योंकि जो स्वचिंतन है, जो स्व विश्लेषण है, जो स्व प्रेरणा है, उससे सीखा गया ज्ञान ज्यादा स्थायी होता है और प्रभावी होता है। ठोकर खा के जब सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और कोई सिखाएगा तो जल्दी समझ में आएगा नहीं। बच्चा लोग साइकिल चलाता है तो क्या किया जाता है, 2-4 बार मान लीजिए सिखाया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जाके गिर जाता है, रोता है ना कुछ देर तक, करे गिरा दिए, चोट लग गया, चलो अब सीख गए, हो गया। क्योंकि 1-2 बार गिर जाओगे ना समझ में आ जाएगा। तो भाई मान लीजिए परीक्षा देने गए, 1-2 बार झटका खा गए, कुछ इधर उधर हो गया, तो उसके बाद अब समझाने की थोड़ी जरूरत है। अब तो खुद ही यदि बनना है तो पढ़ने का मन शुरू कर देगा। लिख दीजिए, संरक्षक बालकों में स्वचिंतन के मूल्य को, संरक्षक बालकों में स्वचिंतन के मूल्य को पैदा करें, स्वचिंतन के मूल्य को पैदा करें। उन्हें सक्षम बनाए कि वे उचित अनुचित, सक्षम बनाए कि वे उचित अनुचित पर विश्लेषण कर सकें, क्योंकि स्वप्रेरणा से सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है, सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है। तीन चार हो गया, 5 तो एक काम करिए, ये पेज नंबर ये पढ़कर इसमें से एक और लिखिएगा, कुछ मैं कल कुछ और बोल दूंगा, इतना है। पेज नंबर 45-46 केवल एक और लिखिएगा, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। जहां पर जैसे मान लीजिए 3-4 पॉइंट मैं बता दिया, कुछ कहानी वानी सुना दिया, कुछ जोड़ घटाव कर दिया, 1-2 आप लोग पढ़ के लिख लिए, उसी बहाने लिखा जाएगा, नहीं तो सब पढ़ा रह जाएगा, क्या मतलब है। और जो भी किताब खरीदे होंगे जो भी किताब पढ़ा होगा वो भी इसी बहाने पढ़ कर अपना उसमें से भी लिख डालना है। अब बाद में जो होता है कि बाद में ऐसा करेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है। अब जो इथिक्स करना है 2-2.5 महीने में लिख पढ़कर सब प्रैक्टिस कर के रख देना, हो गया। अब एग्जाम जब आएगा उसी समय जो है हम लोग रिवीजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, हो गया, इतना ही बस पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जल्दी जल्दी सब नवंबर दिसंबर तक नहीं पढ़ लेंगे तो फिर पीटी आ जाएगा, फिर दिक्कत करेगा आप लोगों को। ठीक है, कल क्लास होगा।